वेलकम टू स्कूल वाला। दिस इज मिरिचा, योर पॉलिटिकल साइंस मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके क्या क्या होंगे सिलेबस। ठीक है, और हम ये भी जानेंगे कि क्या पॉलिटिकल साइंस में आपको सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ना है या दोनों पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करें तो भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से हेल्प ही करेगा, क्योंकि इनके जो क्लास 12 के जो सिलेबस है वो आपके सिलेबस से बहुत ही मैच करते हैं। ठीक है, और अगर आप जनरल अवेयरनेस भी रखना चाहते हैं तो भी आप ये जो वीडियो है उसे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस होंगे वो बेसिकली आपको बताएंगे, एक तरीके से आपको पॉलिटिक्स के भी बारे में बताएंगे प्लस हिस्ट्री के भी बारे में। कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक मेजर जो आइडिया है वो इन सब्जेक्ट से, मतलब पॉलिटिकल साइंस से, इनके सिलेबस से आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में या फिर अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स में, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो वीडियो है वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ाते हैं हम वीडियो को आगे और जानते हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट आप क्लास 12 में उसमें क्या क्या करने वाले हैं डील। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप सबको कि जो ये आपका पॉलिटिकल जो साइंस होने वाला है उसमें आप डील करने वाले हैं दो पार्ट से। ठीक है, आपको दो पार्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो कवर पेज आपको दिख रहा होगा वो आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। और ये जो कवर पेज आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो अगर आप बुक खरीदे होंगे तो आपको ये दो बुक्स जो है पॉलिटिकल साइंस में मिली होंगी। तो ये जो आपका अगर कवर पेज होगा वो आपका फर्स्ट पार्ट है और ये जो कवर पेज है ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो बेसिकली डील करता है कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, मतलब कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री थी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस थे वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, पूरी दुनिया में किस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियोस थे अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, किस तरीके से आप देखेंगे कि वहां पे डेवलपमेंट्स हो रहे थे। ठीक है, पॉलिटिकली या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे वर्ल्ड वाइड में। ये डील करता है उन सारी चीजों से। ठीक है, जब आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे तो ये स्पेसिफिकली डील करेगा इंडिया से ही, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम से किस तरीके से इंडिपेंडेंस के टाइम से क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, क्या सिनेरियोस थी, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो थे वो हो रहे थे, वो जो है वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 में हम क्या डील करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पहला अपना पार्ट। ठीक है, दैट इज कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक, तो इसमें जो आप चैप्टर्स जो डील करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप क्लास 12 में है तो ये आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करें तो भी आपको ये जो एग्जाम्स है आपके जीके जीएस में देखने को मतलब ये जो आपके टॉपिक्स होंगे जीके जीएस में आपके देखने को जरूर मिलेंगे। तो जो पहला जो चैप्टर है वो डील कर रहा है हमारे कोल्ड वॉर एरा से। ठीक है, क्या था कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, किसके बाद आया या फिर उसमें क्या क्या हुआ था, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मतलब कि आप देखेंगे कि जो पावर्स का डिवीजन हुआ था, जो मेजॉरिटी कंट्रीज थी जिसके पास मेजॉरिटी थी, ठीक है, उनके बीच में जो पावर का डिवीजन हुआ था उसका कैसा अंत हुआ, कैसे एंड हुआ, उसके बारे में चैप्टर 2 में हम डील करेंगे। चैप्टर जो 3 होगा हमारा वो डील करेगा यूएस हेगेमोनी या फिर हेजेमोनी, जो भी आप बोले, इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो किस तरीके से जो यूएस है वो कंट्रोल करता था दूसरी कंट्रीज पे। ठीक है, वो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो अलग अलग कंट्रीज थी किस तरीके से यूएस उनके ऊपर डोमिनेट करता था या कंट्रोल करता था, वो चैप्टर 2 पे हम देखेंगे। चैप्टर जो 3 में देखेंगे। चैप्टर जो 4 है वो डील करता है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स। ठीक है,
चैप्टर 5 में कॉन्टेम्परेरी जो सिचुएशंस थी साउथ एशिया में वो कैसी थी। चैप्टर 6 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपने यूनिसेफ के बारे में सुना होगा, ठीक है, WTO के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशंस के बारे में सुना होगा। तो ये जो सारे हैं ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आएंगे। ठीक, चैप्टर 7 में आप देखेंगे सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, किस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर हम देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में किस तरीके से वहां पे सिक्योरिटी का क्या था, कैसे सिक्योरिटी हो रही थी, ठीक है, या फिर कैसे सिक्योरिटीज मेंटेन किए जा रहे थे कंट्रीज में, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में चैप्टर 7 में हम डील करेंगे। चैप्टर 8 में एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक, तो ये जो हमारा पार्ट 1 है इन सारे चैप्टर से डील करेगा, एक एक करके हम इन सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं कि जो वर्ल्ड जो हमारा कोल्ड वॉर जो था बेसिकली वो किस एरा में आया था या फिर किस टाइम में वर्ल्ड कोल्ड वॉर जो था वो हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो जब आप देखेंगे इसका ड्यूरेशन तो ये 1945 से लेकर के 1991 के बीच में ये जो कोल्ड वॉर था वो चला था। तो कोल्ड वॉर समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दैट इज हमारे जो 2 और इंपॉर्टेंट वॉर हुए थे पूरी दुनिया में या फिर हिस्ट्री में बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर थे। दैट इज वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो दोनों वॉर्स थे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर्स थे। और वर्ल्ड वॉर 1 जो खत्म हुआ उसके बाद आया वर्ल्ड वॉर 2 और उसी के बाद जो था आया था आपका कोल्ड वॉर। ठीक है, तो इसी वजह से हमें इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेना बहुत ही जरूरत है। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि कोल्ड वॉर जो था वो कैसे आया था। ठीक है, तो अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 का अगर जो एरा देखेंगे तो वो था हमारा 1914 से लेकर 1918 तक। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था ये इसका एरा था। ठीक है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन था। अब जब हम आएंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में देखेंगे तो 1939 से लेकर 1945 तक हम देखेंगे कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। अब हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर जब 2 खत्म हुआ, ठीक है, जब क्या हुआ था, जब यूएस ने जो एटॉमिक बॉम्ब था, जो हिरोशिमा नागासाकी जो एक जापान का सिटी था, छोटा सा सिटी, जब उस पर गिराया था, ठीक है, तब क्या हुआ था, एक तरीके से बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद वहां पे जो गवर्नमेंट थी, जो जापान की गवर्नमेंट थी, वो यूएस ने क्या बोला था कि सरेंडर कर दो आप अमेरिका को। ठीक है, तो उसके बाद ही क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर जो 2 था वो हुआ था खत्म। अब हम वर्ल्ड वॉर 2 जब जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही आया हमारा वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 2 जो था बेसिकली ये किन के बीच में हुआ था, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो 2 था वो हमारा हुआ था जो एक्सिस पावर था उसके बीच में। ठीक है, और जो हमारा एलाइड पावर थे या फिर एलाइड पावर थे, ठीक है, उनके बीच में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्सिस पावर एलाइड पावर है कौन। तो एक्सिस जो पावर्स थे बेसिकली ये कुछ है नहीं, एक्सिस पावर ऐसे कुछ बहुत बड़ा टर्म नहीं है, इसमें यही थे कि जो एक तरीके से जो मिलिट्री कंट्रीज होते थे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल बेसिस पे कुछ ऐसे कंट्रीज होते थे जो कि मिलिट्री कोएलिशन करते थे। ठीक है, और वही जो मिलिट्री कोएलिशन करते थे वो जो बेसिकली जिसने वर्ल्ड वॉर इनिशिएट किया था उसको हम कहेंगे एक्सिस पावर। ठीक है, मतलब ये जो थे वो एक तरीके से मिलिट्री इंटरनेशनल मिलिट्री कोएलिशन, कुछ कंट्रीज थे गिने चुने जो कि इंटरनेशनल मिलिट्री कोएलिशन उन्होंने किया और उसी के बाद क्या किया, उन्होंने इनिशिएट किया वर्ल्ड वॉर 2 को। ठीक, अब हम आएंगे एलाइड पावर पे या फिर एलाइड या एलीड आप बोल सकते हैं। तो ये जो थे ये भी इंटरनेशनल एक तरीके से मिलिट्री कोएलिशन इन्होंने भी किया था। इसमें भी कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने मिलके
क्या ये भी मिलिट्री कंट्रीज थे जिन्होंने मिल के क्या किया था, कोएलिशन किया था, और उसके बाद इन्होंने अपोज किया था वर्ल्ड वॉर टू की ये जो एक्सिस जो पावर्स थे, मतलब जो कि ये मिलिट्री कोएलिशन ये जो कंट्रीज थे इनके अगेंस्ट इन्होंने अपोज किया था। क्लियर हो गया? तो ये जो वर्ल्ड वॉर टू था बेसिकली ये दो जो पावर्स थे इनके बीच में हुआ था, मतलब एक्सिस पावर के बीच में हुआ था और ये जो आपके अलाइड पावर है या एलीट पावर है इनके बीच में हुआ था। तो ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ कंट्रीज का एक तरीके से ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, ये मिलिट्री मतलब इंटरनेशनल मिलिट्री जो कोएलिशन इन्होंने किया, फॉर्म किया। ठीक है, ग्रुप कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने, उन्होंने एक ने बनाया एक्सिस पावर्स। ठीक है, उसमें सब मिलके अपना पावर को फॉर्म किए। ठीक है, उन्होंने एक्सिस बनाया और दूसरे ने क्या बनाया, एलिट बनाया। ठीक है, तो उन्होंने एक ने क्या किया, एक्सिस वालों ने क्या किया, अपने वॉर को इनिशिएट किया और जो एलिट वालों ने था उन्होंने वॉर को अपोज किया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो इन्हीं के बीच में हुआ था वर्ल्ड वॉर आपका सेकेंड। अब मैं इसके बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो आपके कुछ कंट्रीज इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे। ठीक है, इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा तभी जाके कोल्ड वॉर जो है हम समझ पाएंगे। तो एक्सिस में आप देखेंगे आपके था जर्मनी। ठीक है, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, और क्या हो गया, इटली हो गया, प्लस और भी ऐसे 5 कंट्रीज थे। बेसिकली ये जो कंट्रीज थे ये हेड थे और वो जो 5 कंट्रीज थे इनके अंदर थे, जैसे आपका बुल्गारिया हो गया, ठीक है, हंगेरी हो गया, या फिर क्रोएशिया हो गया। तो ऐसे ही कुछ कंट्रीज थे जो कि इनके अंडर में थे, लेकिन ये जो कंट्रीज थे ये हेड कंट्रीज थी। अब जो एलीड या फिर एलाइज जो भी बोलते हैं उनमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, ब्रिटेन थी, ठीक है, यूएसए था, यूएसएसआर जो अभी आप प्रेजेंट में जो आपका रशिया है ना उसे ही पहले यूएसएसआर बोलते थे। मतलब यूएसएसआर में बेसिकली था क्या कि रशिया था प्लस 14 अदर कंट्रीज थे। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं यूएसएसआर। ठीक है, ठीक है, तो ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, और एक जो कंट्री थी वो आपकी थी फ्रांस। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। मतलब एक्सिस जो कंट्रीज, एक्सिस जो पावर्स थी वो कौन कौन सी थी, जर्मनी, जापान, इटाली, प्लस जो 5 अदर कंट्रीज थी जैसे कि ये आपका बुल्गारिया हो गई, ठीक है, क्रोएशिया हो गया, या फिर ये जो कंट्रीज थी ये आपकी एक्सिस पावर्स में आती थी। और एलाइड या फिर एलीज जो पावर्स होती थी ये ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, और जो फ्रांस था, ये जो कंट्रीज थी ये आपके एलीड या एलाइज पावर में जो देखने को आपको मिलेंगी। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ठीक है, इन दोनों ग्रुप बोल सकते हैं या फिर इन दोनों के बीच में हुआ, मतलब एक्सिस पावर के बीच में हुआ और एलीड पावर के बीच में हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 2 में हमें पता ही था कि जर्मनी की बहुत बुरी हार हुई थी। हिटलर के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्लास 10 में आई थिंक था, नाजिज्म करके चैप्टर एक था। ठीक है, तो उसमें आपने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा और वो कितनी बुरी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में हार गए थे। और उसके बाद ही जो वर्ल्ड में इतनी बुरी सिचुएशन हो गई थी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, या फिर आप देखेंगे किसी भी तरीके से अगर देखेंगे तो जो कंट्रीज थी उनकी बहुत ही बुरी हार हो गई थी और बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जो जर्मनी, जापान, इटाली, ठीक है, या फिर इटली हो गए, वैसे ही जो आप देखेंगे जब इंडिया में आएंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 जो है आप देख रहे होंगे 1945 का दौर दिखा रहा है। ठीक है, तो अपना जो इंडिपेंडेंस का हुआ था 1947 में, तो जो ब्रिटेन था वो एक तरीके से जब इंडिया में जो कॉलोनीज वगैरह उन्होंने फॉर्म की थी, जब उन्होंने जो पिटीशन साइन किया या फिर जो भी किया उसके बाद वो भी इंडिया छोड़ के आ गए, तो इनकी भी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इटाली हो गया, जापान हो गया, जर्मनी, ये बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। ब्रिटेन का भी बहुत बुरा कंडीशन था, फ्रांस का भी बहुत ही बुरा कंडीशन था। तो इनमें से 2 कंट्रीज बची थी, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, पहला तो ये कंट्री हो गया, दूसरा ये कंट्री हो गया। इनकी ही सिचुएशन जो थी आप देखेंगे वो सुधरी हुई थी, या फिर वो एक तरीके से ये दोनों ही जो कंट्रीज थे वो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज बचे हुए थे इन सारे कंट्रीज में से। ठीक है, और सबकी तो बहुत बुरी तरीके की बुरी हालत थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब हम दोनों क्या करेंगे, पूरे दुनिया पर लीड करेंगे। ठीक है, और इसी वजह से
इनको बोला गया एज अ सुपर पावर्स। ठीक है, इनको क्या बोला गया? सुपर पावर्स। ठीक है, सुपर पावर्स के मतलब नाम से ये जो दोनों कंट्रीज थे वो जाने गए। ठीक, अब जैसे कि कोई भी गेम होता है, मान लीजिए कि कोई भी गेम हो गया, मान लीजिए क्रिकेट का हो गया, मतलब दो पार्टीज होते हैं, करेक्ट, मतलब दो तरीके से दो ग्रुप्स होते हैं या फिर दो प्लेयर होता है या जो भी होता है। ठीक है, दोनों अगर स्ट्रांग प्लेयर हैं तो वो क्या सोचेगा, एक मतलब जो एक प्लेयर है वो सोचेगा मैं इसको हरा के अब मैं ही जीत जाऊं, करेक्ट। दूसरा जो प्लेयर होगा वो भी सेम चीज सोचेगा, मैं इसको हरा के मैं जीत जाऊं। तो सेम जो सिचुएशन थी इन दोनों के बीच में हुई। वर्ल्ड वॉर जो था बेसिकली फिजिकली वहां पे वॉर हुआ। ठीक है, मिलिट्री वॉर थे या फिर एक तरीके से वेपन्स का यूज किया गया। ठीक है, और बहुत सारी चीजों का, एटॉमिक न्यूक्लियर हो गया, बॉम्ब हो गए, हर एक तरीके से ये वॉर था, फिजिकल वॉर था। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज थे, ये जब सुपर पावर कंट्रीज बन गए तो ये भी सोचने लगे कि क्या अब मैं ही राज करूंगा पूरी दुनिया पे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, कोल्ड जो वॉर है वो होने लगा। तो क्या होता है कोल्ड वॉर? क्या ये भी एक तरीके से फिजिकल वॉर होता है या फिर ये कुछ और है? इसके बारे में हम अपने फर्स्ट चैप्टर से डील करेंगे। आई होप कि आपको एक ओवरव्यू जो है वो मिल गया होगा। आपका ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है, ठीक है, इसमें क्या हुआ और उसके वजह से ही कैसे कोल्ड वॉर आया, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिरकार कोल्ड वॉर जो था एरा वो क्या था और कोल्ड वॉर जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम हल्का सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो दोनों सुपर पावर्स है, ठीक है, जो कि हमारा पहले यूएसएसआर है, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उनके बीच में जो डोमिनेंस का पावर है कि मैं इसको डोमिनेट करूंगा या फिर मैं इसको डोमिनेट करूंगा, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो किस तरीके से ये जो एक ट्रैक जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो दोनों कंट्रीज थी इनके बीच में किस तरीके से वॉर चल रहा था, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, प्लस हम इसका एक तरीके से ये जो चैप्टर है वो ये भी व्यू बताता है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, आप अगर इंडिया में देखेंगे तो हमारे नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, मतलब नॉन अलाइन मतलब कि हमें ना ही किसी के फेवर में रहना है और ना ही किसी के अगेंस्ट जाना है, मतलब किसी को अपोज करना है। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के हम फेवर में भी नहीं रहेंगे और किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीज के हम अपोज भी उसको नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये किस तरीके से एक चैलेंज हुआ इन दोनों कंट्रीज के लिए, ये भी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे इससे उन्होंने डील किया। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि आखिरकार जो कोल्ड वॉर था वो कैसे खत्म हुआ और कोल्ड वॉर के दौरान क्या क्या हुआ, इन सारी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कब से सोच रहे होंगे कि कोल्ड वॉर आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। सो बेसिकली जब आप कोल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं तो ये एक कोई फिजिकल वॉर नहीं होता है। जब वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बात करेंगे, तो ये एक तरीके से फिजिकल वॉर्स हुए थे। ठीक है, इसमें मिलिट्री का ही यूज हुआ था, वेपन्स का यूज हुआ था। ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, कई सारी जो चीजें थी जिससे कि सामने वाली कंट्री को एक कंट्री डिस्ट्रॉय कर सके, सारी चीजें यूज हुई। लेकिन जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल वॉर की बात करता ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में नहीं, न्यूक्लियर वेपन के बारे में नहीं, किसी भी चीज के बारे में बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, बात नहीं की जा रही है। बेसिकली ये जो वॉर होता है ये होता है आपके मन के अंदर ही। ठीक है, दिमाग में ही रहता है कि यहाँ पे आपका कोई भी आर्म वगैरह नहीं यूज किया जा रहा है वॉर करने के लिए। ये आपको अंदर ही अंदर डर पैदा किए रहता है कि आप क्या करेंगे कि कभी ना कभी या फिर किसी भी सिचुएशन में वॉर जो है वो हो सकता है, एक डर बना रहता है आपके अंदर। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके से कोई भी फिजिकल वॉर नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं,
लेकिन यहाँ पे वॉर का सिचुएशन जो है वो आपको डर रहता है कि वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, बट यहाँ पे कोई भी फिजिकल वॉर नहीं होता है। तो यहाँ पे चलिए हम बुक के लैंग्वेज में जान लेते हैं। द कोल्ड वॉर हैज बीन डिस्क्राइब एज पीस टाइम अनआर्म्ड वॉरफेयर बिटवीन न्यू सुपर पावर्स। ठीक है, बेसिकली ये एक तरीके से पीस टाइम अनआर्म्ड वॉरफेयर था। ठीक है, पीस था, ठीक, दोनों कंट्रीज के बीच में पीस था, आराम से सब रह रहे थे। एक तरीके से इसमें आर्म्ड फोर्सेस का कुछ भी नहीं यूज किया गया था, बट फिर भी ये एक तरीके से वॉर था। मतलब ये एक संभावना बनी रहती थी कि वॉर यहाँ पे हो सकता है दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में। इट वॉज अ डिप्लोमेटिक वॉर, ठीक है, एंड नॉट एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द सुपर पावर्स एंड वॉज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल हेट्रेड। इस तरीके से वो उनकी आइडियोलॉजी जो है वो उसको हेट कर रहे हैं, सामने वाली जो कंट्रीज है उनकी जो आइडियोलॉजी है दूसरी कंट्री उसको हेट कर रही है, पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऐसा कुछ सिचुएशन कोल्ड वॉर में बना रहता था। द कोल्ड वॉर एज अ वॉर दैट इज फॉट नॉट इन द बैटलफील्ड, ये आपके कोई भी बैटलफील्ड में वहां पे फाइट नहीं हुई है फिजिकली, बट इन द माइंड्स ऑफ मेन। मैंने बोला ना कि ये दिमाग में ही रहता था कि सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, टेंशन बनी रहती थी वॉर का, लेकिन ये आपको बैटलफील्ड में जाके या फिर वहां पे ग्राउंड में जाके लड़ना नहीं रहता था। वन ट्राइज टू कंट्रोल द माइंड ऑफ अदर्स, मतलब एक जो कंट्री होती थी दूसरी कंट्री के में ऐसे सिचुएशंस पैदा कर सकती थी जिससे कि उसको डर बना रहता था कि वॉर जो है वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है, दिमाग में। तो बेसिकली ये होता है कोल्ड वॉर। इतनी बात समझ में आ गई? तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कोल्ड वॉर आखिरकार क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक चैप्टर का आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम क्या जानने वाले हैं इस चैप्टर में, इस पार्ट में। तो इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जरूर से जरूर कंटिन्यू करें इन वीडियोस को देखना, जो कि हम आगे आप सबके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।